चलिए, आज सौभाग्य की बात है कि आज हमारे 3 सितारे एक साथ हैं और तीनों सितारों का एक अलग अलग जो है अपना इतिहास है। एक तो 2020 जब कोविड चल रहा था या कोविड शुरू हुआ था, 19 की बात 20 की बात होगी, तो यशवंत उस बैच के हैं, ठीक है। और उसके बाद 2024 बैच की समृद्धि और 2023 बैच की लीज़ा, 21 बैच, सॉरी, हाँ, तो मतलब लगभग आजू बाजू। तो 2020, 21 और 24, और ये किसी का सेकंड थर्ड अटेम्प्ट था, किसी का थर्ड अटेम्प्ट रहा, किसी का फर्स्ट अटेम्प्ट रहा। तो एक अच्छा जो है इन लोगों का अंत रहा। मतलब जैसे हमारी बात हो रही थी, बहुत देर आप लोग भी इंतज़ार की कब आएंगे यार, क्लास कब चलेगी, तो ये चीज़ें हो रही थी। तो वो गपशप में बात चल रही थी, पुरानी बातें चल रही थी। हर बार मैं एक ही चीज़ कहता हूँ आप लोगों से, थोड़ा पेशेंस रखिए, धैर्य रखिए, लक्ष्य के पीछे चलते रहिए। और आज एक बच्चे को भी समझा रहा था कि जो धुंध होती है वो कुछ समय के लिए होती है। तो ऐसा वक्त आता है जब हमें लगता है कि सब कुछ धुंधला है और चारों तरफ जो है बादल ही बादल है, पर थोड़ा वक्त दीजिए, सूरज निकलेगा, धुंध जाएगी और आप फिर उस जगह पहुंच जाएंगे जहां पर जो है आप जाना चाहते हैं। तो आज मैं तीनों ही यशवंत देवांगन, समृद्धि जोशी और लीज़ा पॉल को एकेडमी की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि इन्होंने, ठीक है, हमारे स्टार बढ़ाए। कल भी मैं ये कह रहा था, हमेशा कहता हूं कि भाई अब हम लोग जो है सेना के प्रतिनिधि हो गए हैं, और जो बड़े कर्नल होते तो उनके स्टार होते नीले पीले नीले, फिर यहाँ बैचेज़, तो वैसे ही अब ये बैचेज़ हैं हमारे, और ये हमारी रैंक बढ़ा रहे हैं, इस इंस्टीट्यूशन का नाम जो है वो एक जगह पहुंचा रहे हैं, हमें गौरव का जो है अनुभव दे रहे हैं। तो मैं एकेडमी की तरफ से जो है इन तीनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और ठीक है, आपके यहाँ पर पालक या आपके जो है अभिभावक भी आए हैं, पेरेंट्स आए हुए हैं, तो हम एक एक करके सबको सुनते हैं, ठीक है। ये भी शायद पहली बार अपने बच्चों को सुनेंगे, ये मौका है। और मैं हमेशा एक चीज़ बोलता हूँ, हर बार बोलता हूँ कि वहाँ से यहाँ तक आने का एक लंबा संघर्ष होता है, ठीक है। मैं हर बार ये रहेगा, कल भी बोलूँगा, हर बार जो आएगा कि ये दूरी महज जो है 6 फीट या 7 फीट की है, पर उस दूरी को वहाँ से यहाँ तक पहुँचाने में आपको जो मेहनत करनी पड़ती है, जो आपको संघर्ष करना पड़ता है, और ख़ासकर मैं कल भी कह रहा था, आज भी, कि पेरेंट्स का बहुत बड़ा योगदान होता है, क्योंकि उनका सपोर्ट बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। नहीं तो आजकल पेरेंट्स इम्पेशेंट हो गए हैं। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि पेरेंट्स देख रहा है यार बच्चा एक बार नहीं हुआ, 2 बार नहीं हुआ, तो वो बोलने लगता है यार 23-24 साल का हो गया है, क्यों गुप्ता है, ठीक है, और घर पे बैठे हो यार, बाप की रोटी खा रहे हो। तो आजकल पेरेंट्स थोड़ा सा, पर अब थोड़ा पेरेंट्स समझते हैं। ये तो हमारे समय 1 अटेम्प्ट दिए फेल हो गया, 2 अटेम्प्ट दिए तो अच्छा होगा कि नहीं, ठीक है, होगा कि नहीं ये बता दो भैया, ठीक है। नहीं तो फिर हम कुछ व्यवस्था करें। तो अब थोड़ा पेरेंट्स भी चेंज हुए हैं, बच्चों को समझते हैं। तो जितना, ठीक है, आज इन बच्चों के लिए धन्यवाद दे रहा हूँ, उससे ज़्यादा जो है आप लोगों को धन्यवाद देता हूँ कि आप लोगों ने, ठीक है, अपने बच्चों को अंतिम लड़ाई तक जो है साथ दिया और उन्हें हारने नहीं दिया। तो आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद है यहाँ पर। तो हम, ठीक है, घटते क्रम में 2020 से शुरू करते हैं, फिर 2021 में आते हैं, फिर 2024 में आते हैं, ठीक है। और आज मैं भी सुनूंगा इन तीनों का। मैं यहाँ से, आप लोग सोचते होंगे मैं भागता क्यों, मतलब मैं वहाँ क्यों चला जाता हूँ। इसका रीज़न ये है कि मतलब कुछ लोग तो, बच्चे तो बहुत सारे डरते हैं, ठीक है, फिर कुछ लोग झिझकते हैं, तो मैं वहाँ चले जाता हूँ ना तो एकदम फ्री हो जाते हैं। फिर वो आप लोगों से एक बिल्कुल मित्रता जैसे एक फ्रेंडली हो जाते हैं, फिर आप लोग भी फ्रेंडली हो जाते हैं उनसे। ये तो एक टेंशन रहेगा, अच्छा सर बैठे हैं यार, तो ये बोलूँ या ना बोलूँ, ये पूछूँ या ना पूछूँ। सच बोल रहा हूँ ना, ठीक है। आज भी चले जाऊँगा पर पेरेंट्स रहेंगे, ये फ्री है। देखिए, इसको अपन इसलिए तो बोलते हैं कि ये एक टॉक है, एक हैंडसम टॉक है। एक्सपीरियंस तभी शेयर होगा जब आप फ्री होके बात करेंगे, अदरवाइज़, ठीक है। अच्छा यशवंत बैठे, अच्छा सर मैं बोलूँगा यार मेरे बारे में कुछ बोल दे यार। आज तक मैं कभी इस चीज़ को नहीं बोलता हूँ कि भाई आइए और एकेडमी के बारे में बोलिए, स्क्रिप्ट दे देते हैं। अच्छा यशवंत, अच्छा आज आप बैठे हैं तो मेरा मोबाइल दिखाना,
यशवंत ने कल रात को जो है बहुत भावुकतापूर्ण मैसेज लिखा, मतलब मैं उसको लिख नहीं पाया इस बात को, उसको कुछ चीज़ लिखा, उसके बाद देखा या पढ़ा नहीं, तो मतलब बहुत सेंटिमेंटल मैसेज था। उसको मैं स्क्रीनशॉट भी नहीं ले पाया। क्यों? काफ़ी बड़ा मैसेज था। तो यशवंत की इजाज़त है तो मैं पढ़ के सुना देता हूँ। क्यों यशवंत? नहीं, देखिए, शिक्षक का सबसे बड़ा मूल्य यही है, ठीक है, कि उनके बच्चे जो है सफल हो जाते हैं, उस मुकाम पे पहुंच जाते हैं, तो एक शिक्षक को इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। बाकी चीज़ें तो ठीक है, दाल रोटी तो आप ही लोगों से चलती है। तो इतना बड़ा मैसेज लिखा, इसको मैं पढ़ूँ या तुम पढ़ो? चलो मैं पढ़ता हूँ, ठीक है। इसमें लिखा है, अ बिग थैंक यू रिस्पेक्टेड नितिन सर, नितिन नामदेव सर एंड चाणक्य लॉ एकेडमी टीम। सर, आई एम, ठीक है, extremely thankful to deeply grateful for your guidance and support in my success। ठीक है, अब इसके बाद बहुत लंबा हो गया है मैसेज आए, ठीक है, तुम ही पढ़ो यार, मेरे को मैं थोड़ा भावुक हो जा रहा हूँ, ठीक है, तो उसको तुम ही पढ़ो, मतलब मेरे को थोड़ा सेंटिमेंटल लग रहा है, मैं भावुक हूँ थोड़ा सा, ऐसा आप लोगों को लगता है पर आ जाता है, तो इसको तुम ही पढ़ो, वो ज़्यादा अच्छा होगा। आंखें आंखें भर जाएगी तो मजा नहीं आएगा। तुम लोग रहो ना, साथ में रहो, ठीक है, पढ़ो उसको। Respected, a big thank you, respected Nitin Namdev sir and Chanakya Law Academy team. Sir, I am extremely thankful and deeply grateful for your guidance and support in my success. I firmly believe that this achievement is not mine alone. Behind it lie the efforts, encouragement, and mentorship of many people, among whom you have played a truly significant role. During the COVID period, I attended your online classes for nearly 1.5 years. The learning from that phase built a strong foundation for my entire preparation journey. I can never forget the way you explain even the most complex topics in a simple language, using real life examples, creating a joyful and engaging classroom environment that made learning effortless and memorable. Throughout my 5-year preparation journey, whenever I felt stuck or doubted whether I was on the right path or not, I would revisit your YouTube video on common mistakes made by the aspirants. Each time it helped me regain clarity and return to the right track. I have much more to express, but words feel insufficient. Whenever I sought guidance, you always welcome me with an open heart and constant encouragement. Thank you once again, sir. Without your guidance and support, this success would not be have possible. Wow. सेंटिमेंटल था, मैं पढ़ा उसको, फिर जवाब भी दिया, फिर ये नीचे लिखा और ये पढ़ नहीं पाया, पढ़े थे मैं जो लिखा था, डिलीट हो गया तो मैं उसमें लिखा था। और सबसे बड़ी बात है कि ठीक, पेरेंट्स का सबसे बड़ा एक दोयन है कि आज आपने बच्चों को संस्कार दिया, ठीक है। क्यों? क्योंकि महत्वपूर्ण, बच्चों की सफलता तो महत्वपूर्ण है, पर आज की तारीख में जो जनरेशन है, आप लोगों की जनरेशन है, ठीक है, ये ऑब्लिगाइज नहीं है किसी के साथ में। इन्हें लगता है भाई हमने किया, सब कुछ किया, और एक बहुत अच्छा मतलब मतलब वाक्य है कि शिक्षक की कीमत आज तब तक है जब तक वो बच्चा सफल नहीं होता, और जिस दिन सफल होता है तो कौन शिक्षक, कौन टीचर और कौन सा एजुकेशन। तो ये पेरेंट्स के अंदर जो है सबसे बड़ी बात है कि इनको वो संस्कार दिए जो आज ये अपने शब्द कह रहे हैं, आज यहाँ आ रहे हैं, आपसे मिल रहे हैं। इसका सबसे बड़ा मतलब मुझे ऐसा लगता है कि इनको दिया जाने वाला घर के अंदर मॉरल एजुकेशन है। लास्ट ईयर भी बहुत सारे बच्चे सिलेक्ट होते हैं, आते हैं, बट ये मेरा कंप्लेंट नहीं है किसी से, और इसको मैं काट भी दूंगा, ठीक है, बट वो फ़ोन तक नहीं करते हैं। अच्छा, फ़ोन करें तो इस तरह से एटीट्यूड में बात करते हैं जैसे अच्छा, तो हमें शर्म आने लगती है यार, इसको कॉल क्यों किया, और ये चीज़ें हैं। तो ये मोमेंट हम लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। मुझे ऐसा लगता है कि इसके बदले अगर मुझे 1 लाख रुपए भी मिल जाए या 10 लाख रुपए भी मिल जाए, तो ये जो वर्ड है ये स्पीचलेस है, काउंटलेस है, इसकी कोई काउंटिंग नहीं हो सकती कभी, क्योंकि ये दिल से लिखा हुआ है, ठीक है। कोविड काल में कैसे पढ़ा, क्या पढ़ा, वो बहुत अच्छे से बता पाएगा उस चीज़ को। ये बोर्ड वोर्ड तो कुछ उस समय आया नहीं था, घर पे था, और
हॉस्पिटल पे भी रह के हम लोग पढ़े हैं, उस बैच में ये भी था। तो बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, बट ये जब सारी चीज़ें आती हैं जीवन में तो लगता है हाँ वो संघर्ष आज इन बच्चों के अंदर देख के कहीं ना कहीं पूरा हुआ। फिर ठीक है, इनको 2 साल लगा, 3 साल लगा, पर ये लगा कि ये लंबी लड़ाई जो है कहीं ना कहीं आज ख़त्म हो रही है, और आने वाले समय पे ये धीरे धीरे पुराना बैच भी धीरे धीरे ख़त्म होता जाएगा। तो शुरुआत जो है हम यशवंत से ही करते हैं, ठीक है, और अपने अनुभव को बताएं। तो यशवंत, आप अपन लोग बैठते हैं, मैं जाऊँ या सर आपकी सबसे पहले तो सब आराम से हल्के फुल्के हो जाओ। मैं अपनी जर्नी 2020 मार्च से मैंने क्लासेस स्टार्ट की थी, और उस समय फिर जैसे ही 15-20 दिन हुई फिर कोविड लग गई, और फिर जुलाई से हमारी रेगुलर ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हुई थी। लगभग 1.5 साल हम लोग पूरा ऑनलाइन घर से ही पढ़े थे। मैं और इसके बाद ये मैंने 2023 में इंटरव्यू तक पहुंचा था, वहाँ पे मैं कुछ 5-6 मार्च से रह गया था। फिर उसके बाद जो सेकेंड अटेम्प्ट हुआ उसमें मेरा प्रीलिम्स भी नहीं निकला। तो मेरे मन में आ गया था कि यार कि अब नेक्स्ट प्रीलिम्स जब भी हो तो मेरी तैयारी इतनी होनी चाहिए कि जो कट ऑफ जाएगी उससे 10 मार्क्स मेरे ऊपर रहे, ताकि मेरे को प्रीलिम्स के अगले दिन पता हो कि मैं मेंस लिखूँगा। और इसलिए मैंने जब 2024 में जब रिज़ल्ट आया था, जनवरी 2024 में इंटरव्यू हुई थी, उसके बाद से मैंने बहुत ही हार्ड्स लेवल पे लगातार मतलब नॉन स्टॉप, शायद एक दिन ऐसा ना छूटा हो कि मैं पढ़ाई ना किया हूँ। मैं मतलब रोज़ मतलब पढ़ना है। और प्रॉब्लम क्या होती है लंबी जर्नी में, जब 1-2 साल वैकेंसी नहीं है आपके सामने तो उस समय कंसिस्टेंसी बनाए रखने में बहुत दिक्कत होती है। तो मैंने अपने फ्रेंड्स की ग्रुप रेडी की थी, हम लोग 3-4 लोगों की। मैंने बोला था चलो साथ में पढ़ के देखते हैं, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा कि किसी को ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा कि कोई पीछे हट जाएगा, मन नहीं करेगा। 1 सप्ताह ट्राई करते देखते क्या होता है। और 1 सप्ताह हमने पहला सप्ताह ट्राई किया, बड़ा अच्छा रहा। और बोले नहीं चलो ऐसे ही करते करते हमने तीनों नए क्रिमिनल लॉस कंप्लीट कर दिए। और टॉपिक बांट देते थे कि 10 चैप्टर में 5 चैप्टर से तुम पूछोगे, 2 चैप्टर से तुम पूछोगे, 2 चैप्टर से मैं पूछूंगा। इसके अलावा हमारी प्रिपरेशन में जो इंडेक्स का रोल बहुत ज़्यादा होता है हमारे प्रीलिम्स में। तो डेली इंडेक्स सोचे कि डेली इंडेक्स को रिवाइज़ करें, ये भी नहीं हो पाता है, कि सोचते तो लेकिन छूट जाते। तो उसमें भी मैंने क्या किया था, अपने फ्रेंड्स में हम लोग जो ग्रुप बनाई थी वहाँ पे डेली रात में सोने से पहले एक मैसेज भेजना है कि आज का मैंने इंडेक्स कंप्लीट कर दिया है, अपना रिवाइज कंप्लीट कर लिया। तो फिर वो इंडेक्स लगातार कंप्लीट होते रहा डेली, मतलब डेली वो इंडेक्स। चाहे मैं इस दौर में मैं अदर स्टेट में पेपर देने गया था, राजस्थान भी गया था, तो मैं ट्रेन में इवन इंडेक्स अपना रिवाइज करता था। वापसी में आ रहा था उस समय मेरा इंडेक्स रिवाइजन होते रहता था। और जो मेरी जर्नी रही है इसमें मतलब मैं बहुत बड़ा श्रेय दूंगा तो अपने फैमिली को दूंगा, अपने पेरेंट्स को दूंगा और सर को दूंगा। अगर ये लोग मेरे पीछे ना होते तो मुझे नहीं लगता कि मैं यहाँ तक पहुँच सकता हूँ। और जहाँ मेरा लगता है जो फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा रुका, उस पे रोकने का प्रिपरेशन तो अपनी तरफ है, लगता है भगवान ने ही रोक दिया। क्योंकि मैं उस समय उस लायक नहीं था। अगर उस समय बन भी जाता ना तो मुझे सब लोगों की किसी की वैल्यू समझ नहीं आती। मैं भले बोलता ऊपर से कि नहीं सबकी वजह से मैं बना हूँ, लेकिन मन में रहता नहीं मैं खुद से किया हूँ। लेकिन वो 2 साल भगवान ने मुझे ये समझाया, इस लायक बनाया। और इस मोमेंट में जो जिस तरह से मेरे पीछे रहे सबके सब, मैं कभी उदास हो जाता तो मेरी सिस्टर आके बोलती भाई तू इतना उदास, तू जैसे रहता है काम वैसे रह। मैं स्ट्रेटजी में लेके इधर उधर तो भैया मेरे को सपोर्ट करते, फिर बड़े भैया वो याद दिलाते तू ऐसे ही, तू हम लोग को समझाते तू कि वो हो रहा है। तो इस तरह से पूरी फैमिली जब पीछे रहती है ना तब आपको सब आगे बढ़ पाते हैं। और दूसरी चीज़ मैं बोलूँगा कि सबसे ज़्यादा जो चीज़ का ध्यान रखना है ना वो है कंसिस्टेंसी। बाकी सब एक तरफ है, आपकी कंसिस्टेंसी हमेशा मायने रखती। मैं कभी भी कॉम्पिटिटिव नेचर का नहीं रहा हूँ। जो मेरे से आगे रहते हैं उनका भी मेरे साथ अच्छा जमता है, जो मेरे पीछे रहते हैं उनका भी मेरे साथ अच्छा रहता है। मैं मानता हूँ कि सेल्फ कंपटीशन
खुद से साथ प्रतिस्पर्धा से बड़ी स्पर्धा कोई सी नहीं है। मैं कल जहाँ था वहाँ से आज आगे गया कि नहीं, मैं कल जितना पाया था उससे ज़्यादा आज पाया कि नहीं पाया, मेरा पूरा ध्यान यही रहता था। और मैं हमेशा यही सोचता था कि पता नहीं रिज़ल्ट मेरे फेवर में होगा या नहीं होगा, लेकिन जहाँ एफ़र्ट की रैंकिंग होगी कि प्रयास कितने ज़्यादा रखे, तो वहाँ मैं सबसे आगे रहना चाहता हूँ। तो इस तरह से मेरी लगातार प्रिपरेशन कभी रुकती नहीं थी। और जो की एरिया होती है प्रीलिम्स के लिए आपको बेयर एक्ट, इंडेक्स और एमसीक्यू, ये 3 पे आप हमेशा घूमते रहिए। इसके बाहर ये तीनों चीज़ आपकी डेली वीकली बेसिस पे कंप्लीट होते रहे। और अब मैं बोलते जाऊंगा तो बोलते जाऊंगा इतना बहुत ऐसा आप लोगों के लिए, मैं आप सब मेरे छोटे भाई बहन जैसे, तो मैं इतना ध्यान रखिए कि ये कोई 100 मीटर का रेस नहीं है, मतलब एक मैराथन है, लंबा दौड़ना है। और मैराथन में असली खेल उस समय शुरू होता है जब आपकी सांस फूलनी शुरू होती है, जब सब पीछे हट जाते हैं। तो उस समय आपको अपनी रोज़ दौड़ो तो नहीं रही, रोज़ चलना बहुत ज़रूरी है। और बस इसी तरह चलते चलते पहुंच गए इंटरव्यू इस बार काफ़ी कुछ फैमिली मेरी फंक्शंस थी, इसलिए उतनी अच्छी नहीं, लेकिन जो मैंने प्रिपरेशन उस समय की थी, उसमें मैंने बहुत प्रिपरेशन की थी, तो वो मेरे काम आई। इंटरव्यू को मैंने, ऐसा कोई सिलेबस होता नहीं है, तो मन में एकदम अस्पष्टता रहती कि क्या पढ़े क्या ना पढ़े। तो मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ था। एक होता है पर्सनल अवेयरनेस, कि आप अपनी स्टेट के बारे में जानो, आप कौन हो, आप अगर, खैर अब तो पर्सनल आइडेंटिफिकेशन पे नहीं जाते, उस समय मैं देवांगन हूँ तो पूरे देवांगन की पूरी बैकग्राउंड्स क्या थी, मैं जहाँ पैदा हुआ हूँ उसके बारे में, जहाँ रहता हूँ उसके बारे में। दूसरी आपकी लीगल नॉलेज टेस्ट, अगर आपने BA LLB से जो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स है उस पर आपको ध्यान रहे, आपने मास्टर्स किया है तो वहाँ पे आप ओवर यूज़ रखिए। और जो लीगल अवेयरनेस है, लेटेस्ट केस लॉस क्या कर रहे, केस में देश में कोई से केसेस चल रहे क्या, उसके बारे में आपको पता हो, आप अवेयर हो। और तीसरी मैंने कैटेगरी बनाई थी, वो थी स्टेट लोकल अवेयरनेस, जनरल अवेयरनेस में आपकी लोकल अवेयरनेस, आप लोकल जहाँ रहने वाले हैं वहाँ के बारे में आप कितने अवेयर हैं। ये सिटी जहाँ पर रहते हैं वहाँ कौन सी नदी है, मतलब जियोग्राफी, हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर वाइज आप कितने स्ट्रॉन्ग हैं। और उस दूसरी आपकी स्टेट वाइज, आपको अपने स्टेट के बारे में इंटरव्यू में बहुत काम आती है। अब तो सिलेबस का ही पार्ट हो गया, तब तो पढ़ना ही पड़ेगा। और उसी में ही एक नेशनल लेवल पे, तो ये मैंने एक अपनी सिलेबस बनाई थी, तो इस हिसाब से मैंने प्रिपरेशन की थी इंटरव्यू की। और इसमें भी आप कोचिंग सर के पास आए तो वहाँ जो मॉक प्रिपरेशन कराते वो बहुत हेल्पफुल रहती है। और इसमें भी मैंने अपने फ्रेंड्स लोग के साथ हम बना लेते थे, और टॉपिक्स वाइज हम लोग रोज़ाना इंटरव्यूज़ लेते थे, रोज़ाना या रूटीन वाइज 2 दिन 5 दिन में ये सब्जेक्ट हम आपस में पूछेंगे करके। तो उससे होती क्या है ना, जब आपस में इंटरव्यू लेते हैं ना, तो आपका एक दिमाग खुलता है इंटरव्यूअर के साइड से कि इंटरव्यू पूछने वाला क्या आंसर चाह रहा है। ऐसे में क्या होता है, जब सिर्फ हम खाली मॉक देते हैं ना, तो हमारा आंसर सिर्फ अपने आंसर देने तक सीमित रहता है, तो हमारा एक एस्पेक्ट खुल नहीं पाता है। तो वो एक अच्छा एस्पेक्ट ही रहता है। ये मेरा इंटरव्यू का था। और कुछ और क्वेश्चंस हो तो आप सब पूछ लीजिए। मेंस की प्रिपरेशन के लिए मैंने जब स्टार्टिंग में क्लासेस ली थी यहाँ से, तो उस समय सर जब चार्ज क्रिमिनल का बेस होता है, तो उस समय मैंने चार्ज की बहुत प्रैक्टिस की थी, और मैंने उसी समय जजमेंट सीखा हुआ था। लेकिन आप सबसे महत्वपूर्ण ध्यान रखना मेंस में जो होता है टाइम मैनेजमेंट, तीनों आंसर कंप्लीट करके आना, ये प्राथमिकता होनी चाहिए। उसके बाद सेकंड प्राथमिकता होनी चाहिए कि सिविल में जो इश्यूज़ बनाए वो प्रॉपर बने, और क्रिमिनल में चार्ज जब लगाए वहाँ पे चार्ज और उसके ट्रायल्स ट्रायबल बाई कौन है। और ट्रांसलेशन पे मैंने ग्रामेटिकल और वोकैब
वोकैब में बहुत दिक्कत होती है कि कुछ नहीं, वोकैब में आप बेयर एक्ट उठाइए, हिंदी इंग्लिश देखिए और लगातार वोकैब की लिस्ट बनाते जाइए और उसको धीरे 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 रिवाइज करते जाइए। लगभग मेरी 3 से 5 हज़ार वोकैब्स की कॉपी बनी थी। और प्रिपरेशन मैंने ऐसे की थी, मैंने ना टॉपिक वाइज पूरे एमपी, सीजी और कुछ स्टेट्स की ना टॉपिक वाइज मैंने एक कैटेगरी बनाई थी, सिविल में, क्रिमिनल में, और उनकी मैं रोटेशन कंप्लीट करते रहता था कि पहले मैंने एक सिविल कंप्लीट किया पूरा लाइन से, जितने भी 10, 15, 20 टॉपिक्स होते हैं वो पहले मैंने कंप्लीट किया, फिर उसका सेकंड राउंड चलाया, फिर उसका थर्ड राउंड चलाया। और मेरी क्वांटिटी पे ज़्यादा फोकस नहीं होती थी, मेरी होती थी एक मैं करूँ, फिर दोपहर में मैं उसकी रिवैल्यूएशन करता था। जैसे इस बार मैंने क्या किया था, इस बार मैंने चैट जीपीटी का प्लस वर्जन लिया था, तो वहाँ भी ऐसा है ना कि आप वो कहीं भी ले जा सकता है आपको एआई, आपको एकदम हल्का सा देखना है, बस हो गया, पीछे उसमें पिक करना है अपनी चीज़ें। वो हमारी जो आंसर की क्वालिटी को सुधारने में हेल्प किया। तो मैं जैसे पहले सेल्फ बनाया, फिर सेल्फ बनाने बाद मैंने क्वेश्चंस को उसमें डाला, फिर देखा अच्छा ये पॉइंट्स है जो मैं मिस कर दिया, ये पॉइंट्स मेरे को ऐड करना चाहिए, तो वो पॉइंट्स मैंने ऐड किया। उसके अलावा सेम जजमेंट में ऐसे ही मैंने किया था। और ट्रांसलेशन के लिए मैं क्या करता था कि जब प्रैक्टिस करता था तो प्रैक्टिस करते समय मैं डेली एक पैरा बेयर एक्ट्स को उठा लो। अगर आप बेयर एक्ट ट्रांसलेट कर सकते हो ना तो कुछ भी ट्रांसलेट कर सकते हो, क्योंकि बेयर एक्ट में होती है कि हमारी लीगल जो प्रोविज़न होते हैं वो लगभग 4-5 लाइन तक बिना फुल स्टॉप के होते हैं, वो ट्रांसलेट करने में बहुत दिक्कत होती है। एक लाइन के तो कर ही लेंगे। तो मैं क्या करता था, जब मैं एग्ज़ाम में बैठा था, मतलब जब मैं प्रैक्टिस करता था रियल मॉक में, तो मैं ट्रांसलेशन में सबसे पहले ना क्लॉजेस आइडेंटिफाई करता था, कितने फुल स्टॉप वाइज पहले आइडेंटिफाई किया, फिर मैंने सब क्लॉजेस आइडेंटिफाई किया, फिर वहाँ पे वर्ड्स मैंने फट तेज़ी से मैंने वर्ड्स देख ली, कौन कौन से वर्ड्स है इसके ये मीनिंग है। और आखिरी के जो 10 दिन थे मेंस के, जैसे हमारी प्रीलिम्स के समय बता देता हूँ, प्रीलिम्स में जैसे हम मॉक देते थे तो कोचिंग की मॉक वही मैं मान के चलता था यही मेरी रियल एग्ज़ाम है। उस दिन ऐसा ना लगे मैं कुछ नया करने आया, उस दिन ऐसा लगे कि जो घर में मैं किया हूँ 15-20 दिन, बस आज मुझे वही करना है। तो मैं कोशिश कर 10 से 12 ही मैं मॉक दूँ, और 10 से 12 मैं मॉक देता था एकदम रियलिस्टिक, उसी अप्रोच से पहला राउंड, सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड चलाते हुए, और उसका फ़ायदा वहाँ मुझे मिला। सेम मैंने जब मेंस की मॉक 21 को पेपर था तो 11 तारीख से 19 तारीख तक मैं लगातार मैंने मॉक दिया था 10 से 1 बजे तक। तो उसमें होता क्या था कि पहला दिन मेरा आंसर कंप्लीट नहीं हो पाया, फिर दूसरा दिन लगा यार थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा, दूसरा दिन भी थोड़ा सा बच गया, फिर तीसरा दिन से मेरी पूरी रियलिस्टिक एग्ज़ाम वाइज मॉक मेरी होने चली गई। और ऐसे में मुझे टाइम में देखते रहता, तो वो सेम चीज़ मुझे वहाँ काउंटिंग करने में दिक्कत नहीं हुई। जब मेन एग्ज़ाम में दे रहा था वहाँ मैं टाइम देख रहा था, इतना ठीक है, इतना देर में मेरा ये कंप्लीट हो जाएगा। सो इस तरह की थी। और मेरी ये रहती है कि एग्ज़ाम के एक दिन पहले मन को शांत रखना बहुत ज़रूरी होता है, आखिरी मोमेंट तक पढ़ना। ये आप 4 साल पढ़े, अपने ऊपर विश्वास रखो कि मैंने 4 साल, 1 साल, 2 साल पढ़ा है, वो एग्ज़ाम के टेबल पे पहुँचते ही मुझे याद आएगी। इस विश्वास के साथ उस एग्ज़ाम पे हॉल में जाओ। और एक दिन पहले मैं पढ़ाई छोड़ देता हूँ, मैं ध्यान करता हूँ, मेडिटेशन करता हूँ। मैं एक दिन पूरा विजुअलाइजेशन, मेडिटेशन, मतलब मैं आँख बंद करके मैं पेपर सॉल्व करता था, पूरे इंडेक्स को रिवाइज़ करता था। तो इस तरह से उस दिन मेरे लिए काफ़ी आसान हो जाती थी चीज़ें। और रात को सोते समय मैं एक चीज़ करता था कि सोते समय मैं ना अपने पूरे 15 सब्जेक्ट के ना इंडेक्स को सोते सोते नींद नहीं आ रही है तो मैं आँख बंद करके पूरे 15 सब्जेक्ट के इंडेक्स को पहले चैप्टर वाइज पूरे इंडेक्स को रिवाइज़ करता, रेंज को चैप्टर वाइज हो गई तो फिर मैं सेक्शन चैप्टर वाइज करते थे, नींद आ जाती थी। और इंडेक्स की जो बुक सर बोलते हैं, सब बिल्कुल ध्यान रखिए कि इंडेक्स की बुक ज़रूर बनाइए, कि वो रिवीजन करने में वही हेल्पफुल होती है। आप लोग यकीन नहीं करेंगे, प्रीलिम्स 21 को था, 14-15 तारीख से 1 सप्ताह तक मैं सिर्फ इंडेक्स ही रिवाइज़ कर रहा था कि यहाँ। और हमारी जो इस बार प्रीलिम्स आई वो बहुत ही इंडेक्स बेस्ड आई, इसलिए कट ऑफ बहुत हाई हो गई। तो आप
उस पर वो रखी है। और इसके अलावा मैंने एक और इंडेक्स की पूरी सेल्फ नोट्स बनाई थी, जो ना जिसमें मतलब मेरा था कि कहीं से छूटे मत, कहीं से भी आए। तो मैंने क्या बनाया था, एक पेज में पूरे डेफिनीशंस, जितने भी 15 सब्जेक्ट है उसके डेफिनीशन प्रोविज़न पूरे एक पेज में आ गए। उसको मैं पलटूँ, जितने भी डॉक्ट्राइन्स हैं, मैगजीम्स हैं, वो पूरे मेरे इंडेक्स में मैंने अलग से एक नोट्स बनाया हुआ था। इसके अलावा केस लॉस, वो बहुत दिक्कत है, तो जब भी जहाँ भी ऐड हो तो मैंने उसके, वो बहुत दिक्कत, कभी उधर है कभी इधर है, वहाँ से पढ़े अगले बार नोट्स गायब हो जाता है, इसलिए मैंने सीधा एक नोट्स ही बना दिया था उसका पूरे 15 सब्जेक्ट की। और जब भी ऐड करना है वहाँ पे मैं ऐड करते जाता हूँ। और फिर उसके बाद मैंने न्यूमेरिकल्स, जितने भी डेज़ है, ईयर्स है, अब तो BNSS में बहुत सारे डेज़ आ गई है, तो उसके मैंने अलग से इंडेक्स अपनी बनाई हुई थी, तो उसको भी मैं रिवाइज़ करता। तो इस तरह से एक्स्ट्रा एज मिलते गया, हो गया। और बस अब आखिरी एक चीज़ मैं और बता देता हूँ कि आप लोग ना, खैर सबकी अपनी अपनी तरीके होती है, लेकिन जो प्रतिस्पर्धा वाली जो भावना होती है ना, वो ना लंबा टिकने नहीं देती। कंपटीशन में होता है ऐसा है कि कोई आपसे पीछे है तो आपको घमंड आ जाती है जनरली कि नहीं, ज़रूरत नहीं है। कोई हमारे आगे है तो हम उससे इन्फीरियर फील करने लग जाते हैं, और कोई हमारे बराबर है तो हम आगे बढ़ने की सोचते ही नहीं। लेकिन अगर आप इस प्यार में पड़ गए कि मुझे अपने सब्जेक्ट से प्यार है और कि मुझे अपने आप से आगे बढ़ते जाना है, मैंने पिछले सप्ताह इतना किया था, अगले सप्ताह मेरे को अपना रिकॉर्ड तोड़ना है, तो फिर आप लगातार चलते जाते और आगे बढ़ते चले जाते हैं। मैंने एक ऐप रखा था, बूस्टेड ऐप, तो उसमें मैं रिकॉर्ड करता था कि मेरी इस महीने की स्टडी कितनी हुई, इस सब्जेक्ट को मैंने कितना पढ़ा। तो मैं उसमें मंथली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे, ईयरली बेसिस पे मैं उस पर अपने रिकॉर्ड्स को ब्रेक करने की कोशिश करते रहता था। तो ये इतना मन में भाव रखिए, और बिल्कुल आप लोग के लिए भी शुभकामनाएँ। आप लोग भी अपना मेहनत करिए, और बिल्कुल जो भी हमसे पूछ रहे हैं हम लोग रेडी है, आइए खुल पूछिए। और यहाँ से जाने के बाद भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और मैं भी लगातार अपने जो सीनियर जो हमारे यहाँ से पास हूँ, मैं उनके लगातार कांटेक्ट में रहता था कि भैया मुझे बताइए कि मैं यहाँ पे अब दिक्कत में आ रहा हूँ, मैं क्या करूँ। तो उनसे मुझे बहुत क्लैरिफाइफिकेशन मिलती थी। कभी हो तो मैं सर से कांटेक्ट कर लेता था, सर से भी आप लोग कांटेक्ट करिए। सर से मतलब दिल खोल के पूछिए, डरिए मत, क्योंकि उसी के लिए सर बैठे हैं कि आप पूछिए ना कि क्या करें, कहीं प्रॉब्लम आए बस पूछिए जाके। ठीक है, चलिए आप लोग को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ठीक है, आपने एक लंबा समय जो है जुडिशरी को दिया, बट ये क्षण रिज़ल्ट आया 20 तारीख को और आज है हमारी 26 तारीख। तो ये 6 दिन आपने क्या महसूस किया रिज़ल्ट आने से लेकर अब तक? तो ये बच्चों को भी मालूम होना चाहिए कि हमारे फादर या हमारे पेरेंट्स कैसा फील करते हैं। तो 2 शब्द आपसे भी सुनना चाहिए। हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। आपने मेरे बारे में जान ही लिया है कि मैं यशवंत का पिता हूं, और सर ने सही बताया कि हमने अपनी सफलता जो प्राप्त की थी उसका हमने जितना तक एंजॉय किया, और जितनी दिन हमने जुडिशरी को अपनी सेवाएं दी है वो पल बीत गया। अब आज ये है कि हमारा बेटा सिविल जज के एग्ज़ाम में क्लियर हुआ और सेलेक्ट हुआ। उसमें जितनी खुशी जिस समय हमने सिविल जज का एग्ज़ाम पास हुए थे और सेलेक्ट हुए थे, उसमें उतनी खुशी नहीं हुई थी जितनी जिस दिन रिज़ल्ट आने वाला था। मैं मोबाइल लेकर के बैठा था, इन लोग घर में भी बैठे हुए थे, और मुश्किल से एक मिनट में मैं वेबसाइट में जाता था, खोल के देखता था कि क्लिक करता था न्यू क्या आया क्या नहीं आया क्या। इवन यानी मैं खाना खाने के लिए बैठा था तो मोबाइल बिल्कुल बाजू में रखा हुआ था। बिल्कुल आखिरी क्षण था कि बड़ा वाला बेटा आके दिखाया, पापा ये रिज़ल्ट आ गया। तो तुरंत देखा, मैं बोला अरे कहाँ पे देखा, नाम कहाँ है? तो नाम देखा, फिर मैं उसको और किया कि वो अभी शॉर्ट लिस्ट तो नहीं करनी है,
ऐसा तो नहीं है। तो वो जब कंफर्म हो गया कि नहीं ये फाइनलिस्ट है, तब मैं कह नहीं सकता कि उस समय मेरे आंसू निकल गए। और इतना अच्छा लगा कि मैं अपने बेटे को क्या कहूँ, बहुत ही खुशी हुई। और मुझे विश्वास था कि ये जो कर रहा है इनको सफलता मिलेगी, क्योंकि मैं हमेशा इनको यही कहते रहा, बेटा तुम अपना काम करिए, आपका काम है पढ़ना, तैयारी करना, मेहनत अपनी ईमानदारी से, ऑनेस्टी से करिए। यदि आप ऑनेस्टी से करेंगे तो एक न एक दिन सफलता अवश्य मिलती है और उसका परिणाम आपके सामने है। और एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा कि मेहनत कभी बेकार नहीं जाती है। यदि हम आज पढ़ लेते हैं, उसमें से यदि 100 बच्चे हैं, यदि वो 70 बच्चे सिविल जज बन जाते हैं, 30 नहीं बन पाते हैं, तो उनके लिए वो गलत नहीं है। ईश्वर ने उनके लिए कहीं और स्थान चॉइस करके रखा है, चुन करके बना के रखा है। आप नितिन नामदेव सर के बारे में ही जानते होंगे कि मैंने अभी वहीं अंदर बैठे थे, मैंने कहा था कि यदि आप जज बन जाते तो वो आपकी व्यक्तिगत उपलब्धि होती, लेकिन ईश्वर ने आपको ऐसा काम सौंपा है कि आपको कितने बच्चों को आपने जज बनाया है, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। और ऐसी उपलब्धि बहुत कम लोगों को हासिल होती है ना। और मैं भले आपसे पहले बार मिला हूँ, लेकिन मेरा भतीजा है KL देवांगन, उनके माध्यम से, बेटे के माध्यम से आपके बारे में बहुत कुछ जानता हूँ। और मैं खुले दिल से आपका तारीफ़ हमेशा करता रहा हूँ, क्योंकि जो काम आप कर रहे हैं वो बहुत सौभाग्यशाली लोगों को मिलता है। और ये आपका कड़ी मेहनत है और बच्चों के पीछे बिल्कुल आप जान लगा रहे हैं, है ना। तब कभी इतनी बड़ी उपलब्धि होती। हर बैच में इतने सारे स्टूडेंट्स सेलेक्ट होना कोई छोटी मोटी उपलब्धि नहीं होती है। और उसको बाहर के लोग हैं ज़्यादा समझते हैं उसको, है ना। तो इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आपका काम अधूरा है, अभी आपको बहुत कुछ करना है और बहुत सारे जज बना के भेजना है। अभी प्यारे बच्चे बैठे हुए हैं, इनमें देखते हैं इस बार कितने लोग आते हैं, फिर उसके बाद कितने लोग आएंगे। तो सभी, इसमें कोई दो मत नहीं है। आप मेहनत करते रहिए, बस इतना। थैंक यू और आप सभी को शुभकामनाएं। कड़ी मेहनत करिए, सफलता अवश्य मिलेगी। मैंने कहा ना कि बड़ा इमोशनल एक समय होता है एक पेरेंट्स के लिए।